हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आज 1 मार्क क्वेश्चन का पार्ट 3 है। आज का जो वॉल्यूम कौन सा है? वॉल्यूम 3। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम अपने जो लास्ट वीडियो होगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन का ये लास्ट वीडियो होगा, तो ध्यान से देखना। इसके बाद हम लघुत्रात्मक प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। किन पर करेंगे? लघुत्रात्मक प्रश्नों पर। आज ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। यदि आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है अभी तक, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के 1 मार्क क्वेश्चन के सीरीज के पार्ट 3 को। ठीक है ना। तो आज के इस पार्ट 3 में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला देखना है चैप्टर नंबर 14, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। ये देखिए आप, चैप्टर नंबर 14 3 मार्क्स का है ना, और चैप्टर नंबर 16 भी 3 मार्क्स का है। तो ये दोनों चैप्टर पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुने हैं मैंने, आप देखना एक बार, पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। और लास्ट में अपना वही है 15वां जो क्वेश्चन होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो आपको सरप्राइज होगा आपके लिए। आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका सही जवाब होगा उसको हार्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन और भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर नंबर 14, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। देखिए, पहला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? रोजगार की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, या अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है भारत में? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना। अब ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है, आपने पढ़ा होगा तो आपको तो याद होगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भूल गए उनको मैं बता देता हूँ। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं जो कि 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। मैं उनके विषय में आपको बताता हूँ। देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है ना, कौन कौन से? पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों, यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके वस्तु का उत्पादन करना, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ध्यान से समझिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? वो संसाधन जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी नेचर से मिलते हैं, लाइक धूप, मिट्टी, है ना, गैस। ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमारे को प्रकृति से मिलते हैं। उनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके, उनको इस्तेमाल करके वस्तु का उत्पादन, यानी हम जो कृषि करते हैं वो, जैसे कपास की कृषि हो गई, किसी की भी कृषि हो गई, वो इस प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी हमारे को क्या हो रहा है? पहला हो रहा है कृषि, कृषि करना है, प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। ये इससे आप समझ सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ पहला प्राथमिक क्षेत्र। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र का, इसका अर्थ उन गतिविधियों से है जिनके अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा आय रूपों में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान से समझिए, हमने प्राथमिक क्षेत्र में करी कृषि, कृषि से हमें कुछ प्राप्त हुआ, लाइक हमने कपास की कृषि करी तो हमारे को कपास प्राप्त हुआ। अब कपास को हम इस प्रकार से विनिर्माण प्रणाली द्वारा क्या होता है? विनिर्माण प्रणाली क्या होती है? जिसमें उत्पाद, जो हमारा उत्पाद है ना, उसको एक अलग रूप में हम चेंज कर देते हैं। कौन से रूप में? जिसमें मानव द्वारा उसका उपयोग हो सके। लाइक कपास को हम किस में चेंज करेंगे? रुई में चेंज करेंगे, और फिर रुई को किस में चेंज कर देंगे? कपड़ों में चेंज कर देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से होता है। तो ये जो चेंज करने की प्रवृत्ति है ना, ये जो परिवर्तन करने की प्रवृत्ति, ये किस में आ रही है? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है सेवा क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। लाइक मैं बात करूं, प्रकृति, जो पहला है कृषि हो रही है, तो कृषि जो कर रहा है उसको मुनाफा होना होगा, तो वो मुनाफे के लिए कहाँ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र से कनेक्ट करेगा। पहले जो अपना कच्चा माल है उसको पहले किसके पास बेचेगा? वो विनिर्माण प्रणाली के उद्योगपति के पास से बेचेगा। तो वो जो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग होता है ना, जो कनेक्ट होता है, जो संचार होता है, वो चीज़ क्या होती है?
तृतीय क्षेत्र करवाता है। तो तृतीय क्षेत्र का सबसे विस्तार रूप ही संचार है, ठीक है ना, इसलिए मैंने उस पर आपका जो दिमाग है वो केंद्रित करा है, ठीक है। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से भारत का या अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं प्रश्न क्या है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है आपका भाई, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या बोला हमने, राष्ट्रीय आय को, जो राष्ट्र की जो आय है, नहीं तो भारत की जो आय है उसको कुल जनसंख्या से, भारत की जो कुल जनसंख्या है उससे यदि भाग दे देंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रत्येक व्यक्ति की, जो भारत में प्रत्येक व्यक्ति उसकी औसतन आय कितनी होगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र भी दे रखा है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। ये लिख के आएंगे पूरा, 100 में से 100 मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। अब तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, क्या, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, छोटी सी एक परिभाषा दी है, अच्छी है, सरल है और याद भी करने के लिए सुलभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों के उत्पाद के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा हमने, किसी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों के उत्पाद के, तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के तीनों उत्पाद के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सिंपल सा याद रखना है, ठीक। अगला है, मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो रूपों के नाम लिखिए। मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो रूपों के नाम लिखिए। अब भाई रूप तो बाद में पता चलेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। तो मानव विकास सूचकांक नाम से पता चल रहा है मानव के जो विकास के लिए, विकास का पैमाना या विकास की जो प्रवृत्ति है उसको मापने के लिए कि मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको मापने के लिए जो सूचकांक आता है ना, जो मापने का विधि है, वो क्या कहलाती है, मानव विकास सूचकांक कहलाती है। तो वह सूचक क्या है, वो चिन्ह क्या है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि विकास, एक मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो सूचकांक है, पहला तो है स्वास्थ्य, पहला तो क्या है, स्वास्थ्य, और दूसरा क्या है, शिक्षा। ये दो मानव विकास सूचकांक हैं जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि एक मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। ये तो था चौथा प्रश्न। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में शामिल की जाने वाली 3 सेवाओं के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा एक उद्देश्य है, वो समझ लीजिए आप, कि 2018 में एक प्रश्न इसी प्रकार से पूछ लिया गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाने वाली 3 सेवाओं के नाम लिखिए। तो मैंने इससे रिलेटेड एक प्रश्न और दे दिया कि तृतीय क्षेत्र में शामिल की जाने वाली 3 सेवाओं के नाम लिखिए। तो संभावनाएं हैं, तो पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया, एक तो अभी मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, तो इसमें सेवा क्षेत्र में मैंने आपको एक मेन बताया था संचार, तो वो इसमें आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला तो होगा भंडार, दूसरा होगा परिवहन और तीसरा होगा संचार। भंडार यानी स्टोरेज, ठीक है ना। उत्पाद हुआ, कृषि हुई, कृषि से उत्पाद आया, तो उसको उत्पाद को एक जगह स्टोर करके तो रखना चाहिए ना, तो वो सेवा भी कौन देता है, भंडारी देता है। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। संचार यानी बातचीत, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये 5 प्रश्न, फिर आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है कि श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। आपने जब ये लेसन पढ़ा होगा, बहुत बार इनका आपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनका बहुत वो पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा इसका नाम, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फिर 7th क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया था। तो उत्तर हो जाएगा इसका 5वीं। पंचवर्षीय योजना से आप समझते हैं क्या होता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 सालों के लिए कोई योजना चलाई गई हो। क्या, 5 वर्षों के लिए, कि उस योजना को 5 वर्ष दिए जाते हैं, कि 5 वर्ष आपको दे दिए इस योजना को चलाने में, तो वो कहलाती है पंचवर्षीय योजना। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 1 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष ही चली। 5 वर्ष होते हैं जिसमें 4 वर्ष कंप्लीट करे, 1 वर्ष छूट गया, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आय उपयोगी कारक है कैसे।
ध्यान से समझिए, छोटा है प्रश्न लेकिन गहराई का है। आय उपयोगी कारक है, कैसे बताइए, आय एक उपयोगी कारक है कैसे? अब इसका उत्तर होगा कि आय किसी व्यक्ति या परिवार के कल्याण हेतु सबसे अधिक उपयोगी कारक माना जाता है, इसलिए आय एक उपयोगी कारक है, क्योंकि आय ही एक परिवार का या एक व्यक्ति की कल्याण में वृद्धि या उसमें बढ़ोतरी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, इसलिए उसको उपयोगी कारक भी सिद्ध कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के कोई दो रूप लिखिए। राष्ट्रीय आय के कोई दो रूप लिखिए। पहले एक रूप को तो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, दूसरे रूप को अभी हम देखते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहला है सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मिस प्रिंटिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट है, सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास किसे कहते हैं? तो सतत मतलब क्या होता है? निरंतर। विकास यानी डेवलपमेंट। किसे कहते हैं, क्या होता है? देखें, प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना, प्राकृतिक संसाधन, ये भी प्रश्न आ चुका है 2018 के में, तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना जो आर्थिक विकास किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना जो आर्थिक विकास किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक यानी तो आप समझ लेंगे, आर्थिक यानी तो क्या हो जाएगा? धन से रिलेटेड। नियोजन यानी क्या होता है वो समझिए। नियोजन यानी कमेटी, या फिर हम कह सकते हैं जो काम होते हैं ना, काम, वर्क, वर्क कह सकते हैं, आर्थिक नियोजन, वर्क, तो ये चीज़। तो आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लेकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के विज्ञान को आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या क्या हमने? एक अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लेकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के विज्ञान को आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक यानी धन से रिलेटेड, आर्थिक यानी इकोनॉमी, और नियोजन यानी हम कह सकते हैं रोजगार, नौकरी या काम। ठीक है ना, ये चीज़ है। आप यदि सामाजिक में शब्दों को मतलब समझ गए तो परिभाषा तो आप खुद लिख के आ जाएंगे, क्योंकि आप में इतना बुद्धि है, इतना पोटेंशियल है। ठीक है, अगला है, भारत ने अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं? भारत ने अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं? तो भारत ने अब तक 1 अप्रैल 1951 से 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना। यह मिसप्रिंट हो रखी है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 1951 लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है ना, इसको कैंसिल कर लेना, 1951 है यहाँ पर। फिर है, नेक्स्ट देखते हैं, 13 है, योजना अवकाश किसे कहते हैं? योजना अवकाश किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना में से उठाया गया है। तो देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने की प्रक्रिया में आई अनेक बाधाओं के कारण 1966 से 1969 के बीच बनाई गई 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि को योजना अवकाश कहते हैं। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बन रही थी ना, उसकी प्रक्रिया में बड़ी बाधाएं आई, तो 1966 से 1969 के बीच कौन सी वार्षिक योजनाएं बनाई गई, यानी वार्षिक, एक साल की वार्षिक योजनाएं बनाई गई 1966 से 1969 तक। तो ये जो अवधि कहलाई ना, इसके मध्य की जो अवधि कहलाई, वो क्या कहलाई? योजना अवकाश कहलाई। क्या कहलाई? योजना अवकाश कहलाई। ठीक है, आगे बढ़े तो आता है, नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? तो नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर नीति आयोग जो है ना, वो ये नहीं पूछ रहे कि नीति आयोग क्या है, आप क्या समझते हैं, ये कैसे, कब चालू हुई थी, ये पूछ रहे। तो नीति का मतलब था उसमें से मॉरल। आयोग का अर्थ क्या होता है? आयोग का अर्थ होता है, इंग्लिश में तो हम कमेटी या बोर्ड कहते हैं, और वैसे हम कहें तो इसको कहते हैं समिति, है ना, क्या कहते हैं? समिति। तो नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, योजना आयोग के समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। क्लियर है? अब 15 है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में देना है आपको उत्तर कहाँ देना है इसका? कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, मैं आपका इंतजार करूँगा कमेंट का। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। तो नेक्स्ट है अपने पास
भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो पहला है गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री का नाम बताइए। गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना करने वाले अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा रेगनार नर्कसे। रेगनार नर्कसे। दूसरा है मुद्रा के मूल्य का क्या तात्पर्य है। मुद्रा के मूल्य का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की यानी खरीदने की क्षमता को बताता है। तो मेनली क्या है, मुद्रा के मूल्य का क्या तात्पर्य है, उसकी क्रय शक्ति से, मुद्रा की क्रय शक्ति से। ठीक है ना, एक वर्ड याद रखिए जो कि हमारा कीवर्ड होना चाहिए। तीसरा है मुद्रास्फीति के कोई दो कारण बताइए। मुद्रास्फीति के कोई दो कारण बताइए। तो कारण तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमारे को मुद्रास्फीति का मतलब पता होगा। तो मुद्रास्फीति यानी मुद्रा में वृद्धि होना। क्या होना, मुद्रा में वृद्धि होने को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो ढंग से समझते हैं, मुद्रा के कारण देखते हैं। मुद्रा के पूर्ति में तेज वृद्धि। दूसरा, औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। ठीक है ना। फोर्थ है भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो उत्तर हो जाएगा सी रंगराजन के द्वारा। किसके द्वारा, सी रंगराजन के द्वारा। आगे है निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गरीबी दो प्रकार की होती है, एक होती है निरपेक्ष और एक होती है सापेक्ष। तो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरपेक्ष गरीबी एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। जब मनुष्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, वो निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। और सापेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सापेक्ष गरीबी का अर्थ समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्ष संभावनाओं के माप से है। क्या, सापेक्ष संभावनाओं के माप से यानी सीधे। ठीक, आगे है स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी का अध्ययन करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है ना। तो उत्तर हो जाएगा BM दांडेकर, नीलकंठ दत्त, YK अलग, DD लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और RC रंगराजन। 8th है बेरोजगारी दर क्या है। बेरोजगारी दर क्या है। तो उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है, संख्या के अनुपात है। बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात क्या कहलाता है, बेरोजगारी दर कहलाता है। फिर है चक्रीय बेरोजगारी का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी का अभिप्राय समग्र मांग में कमी या अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी से है। चक्रीय बेरोजगारी यानी चक्रीय बेरोजगारी का अभिप्राय समग्र मांग में कमी और अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी से है। नेक्स्ट है मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। आप में से कितने जनों को आता भी होगा ये। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति की दर किससे मापी जाती है। पता किससे चलेगा, किससे मापी जाती है मुद्रास्फीति की दर। तो उत्तर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक से। किससे, थोक मूल्य सूचकांक से। आगे बढ़े तो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ कौन सी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ कौन सी हैं। तो उत्तर हो जाएगा पहला मुद्रास्फीति यानी मूल्य में वृद्धि होना, दूसरा गरीबी और तीसरा बेरोजगारी। ठीक है। 14 है बेरोजगार के प्रकार लिखो। तो बेरोजगार के प्रकार हो जाएंगे मौसमी बेरोजगारी, दूसरा सृजनात्मक बेरोजगारी, तीसरा तकनीकी बेरोजगारी, चौथा घोषणात्मक बेरोजगारी, पांचवा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है। और 6th है छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट है व्यापार चक्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।